आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। 3 दोस्त गाड़ी में बैठकर शिमला जा रहे थे। फिर उसमें से एक दोस्त बोला, अरे यार जल्दी गाड़ी रोकना। दूसरा दोस्त बोला, क्या हुआ? फिर वो बोला, अरे क्या हुआ होगा, वही इसका फोटोग्राफी का कीड़ा। फिर उसका दोस्त बोला, देख तू मेरी फोटोग्राफी के बारे में कुछ मत बोल, और फिर जरा बाहर तो देख क्या हसीन नज़ारा है। तुम लोगों को आना है तो आओ, वरना मैं चला कुछ अच्छी पिक्चर्स क्लिक करने। फिर उसका एक दोस्त बोला, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना, हम यहीं इंतज़ार करेंगे तुम्हारा। वो गाड़ी से उतरकर अपने कैमरा में उस वादी के नज़ारों को कैद करने में मशगूल हो गया। बहुत ही सुहावना मौसम था उस वक्त मनाली में। हल्की हल्की बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। वो अपने काम में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब गाड़ी से दूर निकल आया। तभी तस्वीर लेते हुए अचानक उसे वो दिखाई पड़ी। वो रोड के दूसरी तरफ खड़ी थी, खाई की ओर चेहरा किए। यूं एक लड़की का इस तरह खड़े होना कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपना ध्यान उस पर से हटा नहीं पाया। वो नाहें हिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई सख्ती से उसे वहां खड़े रहने की सजा दे दिया हो। वो अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी बगल वाले पेड़ ने उखड़ना शुरू कर दिया और फिर अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। धड़ाम की आवाज के साथ वो पेड़ करीब आधी बर्फ को रौंदता हुआ नीचे खाई में जा गिरा। एक पल के लिए जैसे वहां सन्नाटा पसर गया। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसने उस लड़की का हाथ अपनी ओर खींचा और अब वो उसके सीने से लगी हुई थी। वो सहम गया था इस डर से कि अगर उसने अपना हाथ ना बढ़ाया होता तो वो लड़की इस वक्त खाई में होती। उस लड़की ने एक पल के लिए खुद को देखा और फिर उन आंखों में इस बात का जरा भी खौफ नहीं था कि अभी कुछ देर पहले उसकी जान भी जा सकती थी। डर की जगह उन आंखों में उसे एक दर्द दिखाई दिया, एक गहरा उदास दर्द। वो पूछा, आप ठीक तो हैं? वो बोली, हाँ, मुझे पता ही नहीं चला कब वो पेड़ गिरा। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगी। उसने उसे रोकना चाहा, शायद पूछना चाहता था कि आखिर कोई अपनी जान के लिए इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, लेकिन कैसे पूछता? वो थी तो उसके लिए एक अजनबी। तभी उसकी नज़र जमीन पर गिरे एक कागज पर पड़ी। वो कागज शायद उस लड़की के पास से गिरा था वहां। उसने वो कागज उठाकर खोला कि तभी उसका दोस्त अनंत चिल्लाने लगा, अरे विशाल, क्या हुआ था? तू ठीक तो है ना? हमने वहां से कुछ गिरने का शोर सुना। विशाल बोला, हाँ कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तभी उसके दूसरे दोस्त युवराज ने पूछा, लेकिन वो लड़की कौन थी? विशाल ने बड़े लापरवाही से बात को टालते हुए कहा, पता नहीं कौन थी। चल अभी बहुत ले ली तस्वीरें, मौसम खराब हो रहा है, हमें वापस होटल चलना चाहिए। ये कहकर उसके दोस्त गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। उसने एक बार मुड़कर पीछे देखा और फिर उस कागज के टुकड़े को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। उस शाम मौसम में तूफान की शुरुआत हो चुकी थी। वो एक 5 स्टार होटल का आलीशान कमरा था। तभी विशाल को कॉल आया उसके पापा का। विशाल बोला, हेलो पापा। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो विशाल बेटा, कैसे हो तुम? कैसी चल रही है तुम्हारी वेकेशन? विशाल बोला, एकदम ठीक हूँ पापा, आप और माँ कैसे हैं? वो बोले, हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही थी, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम वापस कब आ रहे हो? विशाल बोला, क्या पापा, अभी यहाँ आए हमें 3 दिन भी नहीं हुए और ये सवाल आप दूसरी बार पूछ रहे हैं। पापा बोले, क्या करूं बेटा, कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं भेजा ना। विशाल बोला, पर पापा अब मैं बड़ा हो गया हूं। पापा बोले, हाँ पता है, तभी तो तुम्हें रोका नहीं। तुम्हारा जब तक मन करे तुम घूमो, एंजॉय करो, आराम से वापस आना, कोई जल्दी नहीं है। विशाल बोला, थैंक यू पापा, और बाय बोलकर फ़ोन को काट दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने पिता के बिजनेस से ज़्यादा विशाल की रुचि म्यूजिक और फोटोग्राफी में थी। विशाल आया तो था यहाँ एक मुसाफिर बनकर, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किस्मत उसे उसकी ज़िंदगी की कौन सी हकीकत से रूबरू करवाने वाली थी।
इधर उस लड़की की जिंदगी कुछ ऐसी थी। वो एक बड़ा सा अंधेरा कमरा था जिसके बीच में मेज पर एक धीमी रोशनी वाली स्टडी लैंप जल रही थी। उस कमरे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बेड, किताबों से भरी अलमारी, दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और एक स्टडी टेबल थी जिस पर वो चुपचाप बैठी अपने ख्यालों में गुम थी। काले घने बाल, गहरी भूरी आंखें, एक सुंदर लेकिन उदास और खामोश चेहरा। यही दिन था वो मनहूस शाम। काश कि ये दिन उसके जिंदगी में कभी आया ही न होता। काश कि वो उसे कभी खुद से दूर होने ही नहीं देती। काश कि वो उसे बचा पाती। ये सोचते सोचते उसकी आंखों से उदासी की जगह आंसुओं ने ले ली। इधर विशाल का दोस्त बोला, अरे यार विशाल, तूने अंकल को बोल दिया ना कि अभी हम कुछ दिन और यहाँ रहने वाले हैं। विशाल बोला, हाँ मेरी बात हो गई है उनसे। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारा मन करे हम यहाँ रह सकते हैं। उसका दोस्त बोला, बढ़िया, अब हम लोग को सोना चाहिए। विशाल बोला, नहीं यार तुम लोग सो जाओ, अभी मैं अपने आज के पिक्चर्स का कलेक्शन चेक करूंगा। उसके दोस्तों ने बोला, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अनंत और युवराज के कमरे से जाने के बाद विशाल ने अपना कैमरा उठाया और बेड पर आराम से पसर कर क्लिक की हुई तस्वीरें देखने लगा। तस्वीरों को स्वाइप करते हुए उसके सामने उस लड़की की तस्वीर आ पहुंची। घने काले लंबे बाल और ब्लैक कलर का ओवरकोट जो उसने ब्लू कलर की जीन के साथ डाला हुआ था। इससे ज़्यादा उस तस्वीर में और कुछ नहीं दिखा उससे जुड़ा। तभी अचानक एक ख्याल उसके दिमाग में आया और उसने फटाफट उठकर अलमारी से अपनी जैकेट निकाली जो सुबह उसने पहनी थी और फिर उसकी जेब में कुछ ढूंढने लगा और आखिर वो मिल गया। वो कागज का टुकड़ा जो सुबह उस लड़की के पास से गिरा था। उसने वो कागज खोल कर देखा। उस पर एक बहुत ही प्यारी शायरी जैसी कविता लिखी हुई थी, जो तेरा साया किसी जिस्म से सहम जाए तो मुझे याद करना, जो तेरी नींद आधी रात में ही उड़ जाए तो मुझे याद करना, जो तेरे हालात कभी तेरी समझ में ना आए तो मुझे याद करना, जो भीड़ में भी तेरी तन्हाई तुझे सताए तो मुझे याद करना, जो तेरी रूह का परिंदा आसमां में भी छटपटाए तो मुझे याद करना, जो तेरी ख्वाहिशों का चिराग कभी डगमगाए तो मुझे याद करना, जो तेरी अपनी परछाई भी तुझे अधूरा छोड़ जाए तो मुझे याद करना। मैं तो हूँ तेरे आसपास बेशक ये तुझे नजर ना आए, पर फिर भी कभी भी अगर मेरी कमी तुझे रुलाए तो मुझे याद करना, मुझे याद करना। शायरी के बाद सबसे नीचे लड़की का नाम लिखा था, मायरा। मायरा को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। उसने नज़र उठाकर इधर उधर देखा, कमरे में कोई नहीं था। क्या ये उसकी आवाज़ थी? नहीं, ये नहीं हो सकता, वो तो जा चुका था हमेशा के लिए। लेकिन ये एहसास ऐसा क्यों लग रहा था कि वो यहीं आसपास है। उसने सोचते हुए खिड़की के पास जाकर देखी। वहाँ बस मीलों दूर तक फैला हुआ अंधेरा ही था और तेज चलती हवाएं जो कि उस तूफान से कम ही लग रही थी जो उसकी जिंदगी में आया था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और कितना कोसोगी खुद को, 2 साल हो गए हैं उसे गए हुए और तुम आज भी उस दिन से आगे बढ़ ही नहीं पाई। कब तक तकलीफ दोगी खुद को? भूल जाओ बेटी सब। ये उसकी नानी थी जो उसके दिल और जिंदगी के हालात से बखूबी वाकिफ थी। मायरा बोली, नहीं नानी माँ, मैं मर भी जाऊं तो भी खुद को इस इल्जाम से रिहा नहीं कर सकती कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त था। मैं जिम्मेदार हूँ उस अनहोनी के लिए जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उसने अपने आंसुओं पर मुश्किल से काबू पाते हुए ये बात बोली। फिर नानी बोली, नहीं मायरा, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो भगवान की मर्जी थी। मायरा बोली, कैसी मर्जी नानी माँ? बचपन में मेरे माँ पापा मुझे छीन लिए और अब जिंदगी में किसी को अपना माना तो मेरा प्यार भी मुझसे छीन लिया। ये कैसी मर्जी है भगवान की? और अगर यही उसकी मर्जी है तो फिर उसने ये रिश्ते मुझे दिए ही क्यों? क्यों मुझे सपने देखने पर मजबूर किया? क्यों उसे मेरी जिंदगी में भेजा? और ये कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ी। नानी बोली, नहीं मेरे बच्चे, भगवान इतना कठोर नहीं है। जरूर उसने तेरी जिंदगी के लिए भी कुछ अच्छा सोचा होगा और तू तो मेरी बहादुर बेटी है, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। नानी ने ये बात बोली जबकि उनको पता था कि मायरा के घावों पर इस तरह की बातें कोई असर नहीं करने वाली थी।
अगले दिन सुबह विशाल अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। सारा दिन पहाड़ों की सैर में वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। वापिस आते आते तीनों थक चुके थे। तभी रास्ते में अनंत ने गाड़ी रोकी और बोला, अरे यार वो देख, कैफे चलते हैं, वहाँ चल के थोड़ी थकान उतारते हैं। वैसे भी होटल कुछ दूर ही रह गया है। विशाल बोला, ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं बैठेंगे। अनंत बोला, हाँ ठीक है। तीनों उतरकर कैफे की ओर चल पड़े। ये उसी रास्ते पर था जहाँ कल विशाल को वो लड़की दिखाई दी थी। तीनों जाकर एक टेबल पर बैठ गए। पहाड़ी सा दिखने वाला एक वेटर उनके पास आकर बोला, जी सर कहिए, आपको क्या चाहिए? युवराज ने ऑर्डर दिया 3 कॉफ़ी। विशाल इधर उधर नजरें घुमाने लगा। वो लकड़ी से बना एक विंटेज लुक वाला छोटा मगर खूबसूरत सा कैफे था, जिसकी पिछली तरफ बड़े आराम से बर्फीले पहाड़ों को देखने का लुत्फ लिया जा सकता था। वो ये नोटिस कर ही रहा था कि तभी उसे पीछे की तरफ लास्ट टेबल पर बैठी हुई वो दिख गई। उसके दिल में अचानक से एक बिजली दौड़ पड़ी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? कल ही तो नहीं है ये, वैसे भी एक छोटा सा शहर है और यहाँ कैफे ही कितने हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, उसके मन ने यही सोचा। अनंत ने उसके सामने चुटकी बजाई, बोला, ओए तू किधर गुम हो गया? विशाल बोला, कुछ नहीं, मैं अभी आया, बस 2 मिनट कहकर विशाल टेबल से उठकर चला गया। युवराज ने आवाज लगाई, ओ हेलो, किधर चले? अनंत ने उसे रोका, छोड़ जाने दे उसे, आ जाएगा। विशाल सीधे उस कैफे के मालिक के पास गया, जो एक 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति था। उसने बोला, नमस्ते काका, कैसे हैं? उस व्यक्ति ने कांपती आवाज में पूछा, नमस्ते बेटा, तुम कौन हो? विशाल बोला, अरे बस इधर घूमने आए थे। अच्छा काका, आप उस लड़की को जानते हैं? वो जो लास्ट टेबल पे बैठी है। विशाल ने बिना वक्त गवाए उस लड़की की तरफ इशारा करके पूछा। काका बोले, वो बिटिया तो सालों से यहाँ रोज आती है, कुछ बोलती नहीं, बस चुपचाप उस खिड़की के पास बैठकर कुछ लिखती रहती है। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? विशाल ने बहाना बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस उसकी शक्ल मेरी एक दोस्त से मिलती है, इसलिए पूछा। अच्छा ठीक है काका, थैंक यू। उसने लास्ट टेबल पर जाकर बोला, हे हाय, कैसी हो? वो अभी भी कुछ लिख रही थी। उसने सिर उठाकर देखा। विशाल बोला, पहचाना, हम कल मिले थे, तुम पे पेड़ गिरने वाला था। इससे पहले कि वो बात पूरी करता वो बोल पड़ी, मैंने कल के लिए आपको शुक्रिया बोल दिया था, और अगर वो कम था तो फिर से मैं आपको थैंक यू सो मच बोल रही हूँ। उसने बोला, अरे नहीं नहीं, थैंक्स वैंक्स की बात नहीं है, मैं तो आपको ये वापस करने आया था। विशाल ने वो कागज का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, जो उसे कल गिरा हुआ मिला था। वो बोली, ये आपको कहाँ से मिला? विशाल बोला, ये वहीं से मिला जहाँ आप मिली मुझे। आई मीन कल गिर गया था आपके पास से शायद, तो मैंने उठा लिया, अगर आप दोबारा मिली तो आपको वापस कर सकूं। वैसे आप काफ़ी अच्छा लिखती हैं मायरा जी। मायरा चौंक पड़ी कि इसे मेरा नाम कैसे पता। फिर उसे ध्यान आया कि वो अपनी कविता के नीचे अक्सर अपना नाम लिखती है। मायरा ने उस कागज़ की तरफ देखते हुए बोला, शुक्रिया ये मुझे लौटाने के लिए, ये वाकई बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, जैसे वो उसकी कोई बहुत बड़ी पूंजी थी। उसने बैठते हुए कहा, अरे शुक्रिया कैसा, मैंने तो बस किसी की खोई चीज़ उसे वापस दी है। वैसे मेरा नाम विशाल है। मायरा ने एक ठंडी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, जैसे उसका नाम जानने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। विशाल बोला, तो आप एक राइटर हैं? उसने सामने रखी डायरी और पेन किताबों को देखते हुए बोला। मायरा बोली, जी हाँ, बस यूं ही थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। विशाल ने मुस्कुराते हुए हीरो वाले अंदाज में कहा, अच्छा वैसे एक तरीका है जिससे आप अपना शुक्रिया भी अदा कर सकती हैं और आपके दिल पर कोई बोझ भी नहीं रहेगा कि मैंने आपकी जान बचाई। मायरा ने हैरत भरी नज़रों से उस शख्स से पूछा, जो अभी भी उसके लिए एक अजनबी ही था। मायरा बोली, बोलो, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? विशाल बोला, देखिए आप लिखती हैं और जाहिर है कि आपके पास बहुत सी किताबें भी होंगी, और मैं ठहरा किताबों का शौकीन, तो अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप मुझे अपने कलेक्शन में से कुछ किताबें दे सकती हैं पढ़ने के लिए, मैं पक्का उन्हें लौटा दूंगा। मायरा को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले। विशाल बोला, अरे इसमें सोचना क्या है, आप मुझे रोज़ एक किताब दे दिया कीजिए और मैं उसे पढ़कर अगले दिन ही लौटा दूंगा। आप वैसे भी रोज़ यहाँ आती हैं ना।
मेरा मतलब है हम रोज यहीं मिला करेंगे। विशाल ने बहुत ही चालाकी से बात को बदलते हुए कहा, ताकि मायरा को इसकी भनक ना लगे कि उसे कैफे के मालिक ने बताया है कि वो यहाँ रोज आती है। मायरा ने थोड़ा सोचते हुए एक किताब उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, फिलहाल आप इसे ले जाइए। विशाल ने कहा, ओके ठीक है, कल इसी वक्त फिर मिलेंगे यहीं। मायरा ने एक फीकी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिला दिया। गाड़ी के पास इंतजार करते हुए उसके दोस्तों ने पूछा, वो हीरो कहाँ गायब हो गया था? विशाल बोला, रे कुछ नहीं, तुम लोग ऐसे ही सवाल करते रहते हो। अनंत ने गंभीर लहजे में पूछा, देख विशाल, तू हमसे कुछ नहीं छिपाता, कल भी तूने ऐसे ही टाल दिया था, चल अब बता क्या बात है। और युवराज ने उसके हाथ में किताब देखकर कहा, ओए तू कब से किताब पढ़ने लग गया? हाँ। विशाल बोला, चलो मैं गाड़ी में बताता हूँ सब बातें तुम लोगों को, क्योंकि अब उसे भी लग रहा था कि छिपाने का कोई फायदा नहीं। युवराज ने कहा, अच्छा तो ये बात है और तू हमें अब बता रहा है, लेकिन यार तू बच के रह, ये पहाड़ी लोगों का कुछ पता नहीं होता। मैंने तो सुना है ये जादू टोना भी जानते हैं। तो दोनों जोर से हंसने लगे। विशाल बोला, नहीं यार, वो ऐसी नहीं है। इनफैक्ट मुझे ये लगा कि उसे लोगों से ज़्यादा मिलना या बात करना पसंद नहीं है। मैं गया तो उसे सिर्फ वो कागज़ का टुकड़ा वापस करने था, लेकिन उससे मिल के मुझे ऐसा लगा जैसे न जाने कितने वक्त से मैं उससे बात करना चाहता था। अनंत ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, वेल अगर ऐसा है तो कैरी ऑन ब्रो। इधर नानी ने कमरे में आकर मायरा से पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? मायरा बोली, कुछ नहीं नानी माँ, बस ऐसे ही। नानी बोली, अच्छा अब मुझे भी नहीं बताओगी? मायरा बोली, ऐसा नहीं है, एक आप ही तो हैं जो मुझे समझती हैं। और मायरा ने उन्हें सब बातें बता दी जो कुछ उसके साथ इन दिनों में हुआ था। नानी बोली, अरे फिर क्या हुआ, किताबें ही तो मांगी है पढ़ने के लिए, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? नानी ने मुस्कुराते हुए ये बात बोली। मायरा बोली, पर नानी माँ आप जानती हैं मुझे किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता, और फिर यूं रोज रोज मैं तो उसे जानती तक भी नहीं। नानी बोली, नहीं जानती तो जान जाओगी, हर इंसान बुरा नहीं होता मायरा। मुझे लगता है तुम्हें बिना जाने उसके बारे में सही या गलत राय नहीं बनानी चाहिए। मायरा बोली, ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मान लेती हूँ। अगले दिन विशाल कैफे पहुँचा तो उसने देखा कि मायरा वहीं उसी टेबल पर बैठी अपनी डायरी लिख रही थी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। विशाल बोला, हाय, मैंने आने में ज़्यादा देर तो नहीं की? मायरा बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बैठिए। विशाल बोला, सो आप आज कौन सी किताब लेकर आई हैं मेरे लिए? और ये रही आपकी कल वाली किताब, मैंने पूरी रात जाग कर इसे पढ़ा, काफ़ी अच्छी कहानी थी। मायरा बोली, जी लेकिन आपको अगली किताब देने से पहले मैं एक शर्त रखना चाहती हूँ। विशाल बोला, शर्त? कैसी शर्त? मायरा बोली कि ये कि जब भी हम मिलेंगे तो आप मुझसे ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही कभी ऐसी सवाल करेंगे जो मेरी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हो, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ अपनी कहानियों को समय देने आती हूँ। बोलिए मंजूर है? विशाल बोला, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। मायरा बोली, कैसी रिक्वेस्ट? विशाल बोला कि आप भले ही मुझसे कोई बात ना करें, लेकिन अगर किसी किताब या कहानी से जुड़ा कोई भी सवाल होगा तो आप मेरी मदद जरूर करेंगी। बोलिए मंजूर है? विशाल ठीक मायरा के लहजे में ही कहा। मायरा बोली, ठीक है। तो विशाल बोला, तो फिर मेरी किताब? मायरा बोली, ये रही। तो इस तरह शुरू हुआ विशाल और मायरा की मुलाकात का सिलसिला। हालांकि मायरा की शर्त के हिसाब से उनके बीच कोई बात नहीं होती थी, मगर विशाल हमेशा किताब में से उसके लिए ढूंढकर सवाल निकालता, या यूं कह लीजिए कि मायरा से बात करने का ये उसका नया तरीका था जिसे वो मना नहीं कर सकती थी, और वो भी उसके सवालों को बिना कुछ कहे जवाब दे देती थी। कुछ दिन यूं ही बीत गए और फिर एक दिन विशाल को ऐसे ही बाजार में घूमते मायरा दिखाई दी। उसने देखा कि कुछ टूरिस्ट लड़के उसे परेशान कर रहे थे। फिर विशाल ने मायरा का हाथ पकड़कर चलते हुए कहा, अरे मायरा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से पूरे मार्केट में ढूंढ रहा हूँ। देर हो गई है, चलो घर चलते हैं। ये देखकर वो सभी साइड हट गए। बात को समझते हुए मायरा भी चुपचाप उसके साथ चलने लगी। वो मायरा इससे पहले कुछ बोलती, विशाल बोल पड़ा, नहीं नहीं, थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मायरा बोली, थैंक्स नहीं, पर मैं ये कहना चाहती थी कि मैं संभाल लेती। विशाल बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मायरा बोली, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आप हर जगह कैसे पहुँच जाते हैं।
मायरा ने थोड़े सख्त लहजे में ये बात बोली। तभी विशाल ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मायरा एक पल के लिए चौंक गई, पर उसे ध्यान आया कि अभी अभी एक तेज गाड़ी लगभग उसे छूकर ही निकली थी। विशाल बोला, अब ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब आप मुसीबत में होती हैं तो मैं कहाँ से आ जाता हूँ। विशाल ने अपने दोनों हाथ उठाते हुए मासूमियत भरे लहजे में कहा, जिसे सुनकर मायरा अचानक से हंस पड़ी। उसे इस तरह हंसते विशाल ने पहली बार देखा था और मायरा बहुत सालों बाद इस तरह हंसी थी। वो बोली, अब तो वाकई में आपके एहसानों तले मैं दब चुकी हूँ। विशाल बोला, लेकिन आप अभी भी ये एहसान उतार सकती हैं। मायरा बोली, अच्छा वो कैसे? विशाल बोला, क्या है कि घर का खाना खाए बहुत दिन हो गए हैं, तो अगर आप अपने हाथ का बना कुछ खिला सकें तो। मायरा बोली, अच्छा ठीक है, तो फिर घर चलिए, मेरी नानी माँ बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं। विशाल बोला, तो क्या आज से हम दोस्त बन सकते हैं? आई स्वेयर मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। मंजूर? मायरा बोली, मंजूर है, पर शायद अभी तक हमारा ठीक से इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है। विशाल बोला, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। विशाल बोला, हेलो, मेरा नाम विशाल है। तो मिस मायरा श्रीवास्तव। तो मायरा श्रीवास्तव जी, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? विशाल ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। मायरा बोली, श्योर। मायरा ने भी हाथ मिलाते हुए उससे दोस्ती कर ली। मायरा बोली, तो आप क्या करते हैं मिस्टर विशाल? विशाल बोला, बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ और हाल ही में मैंने अपना फोटोग्राफी का कोर्स पूरा किया है। इसके अलावा मैं म्यूज़िक का स्टूडेंट रह चुका हूँ। म्यूजिक ये सुनते ही मायरा के चेहरे पर मुस्कान की जगह उदासी ने ले ली। विशाल बोला, क्यों, आपको म्यूजिक पसंद नहीं? मायरा ने बात बदलते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, और कौन कौन है आपके घर में? विशाल बोला, पापा और माँ। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मायरा बोली, मैं और मेरी नानी माँ। और आपके पेरेंट्स? मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई। फिर विशाल को गिल्टी फील हुआ तो विशाल सॉरी बोल दिया। मायरा बोली, इट्स ओके, लीजिए घर आ गया। नानी बोली, कौन आया है मायरा? मायरा बोली, नानी माँ ये विशाल है, मैंने बताया था ना। नानी बोली, अच्छा अच्छा, वही जिसे किताबें पढ़ने का शौक है। नानी ने विशाल की तरफ देखकर उसे छेड़ते हुए कहा। विशाल बोला, नमस्ते नानी। नानी बोली, खुश रहो, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की तुम्हें घर तक कैसे ले आई? इसे तो तुमसे बात करना भी पसंद नहीं। नानी ने हंसते हुए ये बात बोली। मायरा बोली, नानी माँ ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी आप खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना दीजिए। नानी बोली, अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। विशाल के जाने के बाद मायरा अपने कमरे में गई और उसने अपने बेड के नीचे से एक बॉक्स बाहर निकाला। उस बॉक्स में एक खूबसूरत गिटार था। उसने उस गिटार को निकाला और प्यार से सहलाने लगी। उसे भी तो म्यूजिक से कितना प्यार था। ये गिटार वो उसे उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करना चाहती थी, मगर जिंदगी ने तो उसे इतना भी मौका नहीं दिया, उससे पहले ही उसे छीन लिया। ये सब याद करके उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उस दिन के बाद से मायरा और विशाल में दोस्ती हो गई। विशाल रोज मिलने पर अब भी उससे पहले के तरह ही सवाल करता, लेकिन फ़र्क ये था कि अब उसके सवाल मायरा को परेशान नहीं करते थे। इस तरह विशाल को मनाली में करीब 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए थे। एक दिन रोज की तरह ही वो दोनों कैफ़े में थे, आमने सामने बैठे थे। मायरा अपनी किसी नई कहानी का क्लाइमेक्स लिख रही थी और विशाल चुपचाप किताब पढ़ रहा था, या फिर ये कहें कि नज़रें बचाकर मायरा को देखने के लिए ये एक बहाना था उसका। तभी विशाल के मोबाइल पर अनंत का कॉल आया। यार विशाल, और कितनी देर लगेगी? हम यहाँ बाहर तेरा वेट कर रहे हैं। विशाल बोला, हाँ ठीक है, आता हूँ, कहकर विशाल ने फ़ोन काट दिया। बोला, मायरा मुझे अब चलना चाहिए, बाहर मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, हम कल मिलते हैं। मायरा बोली, ठीक है, बाय कहकर विशाल चला गया। उसके जाने के बाद मायरा ने देखा कि वो अपना कैमरा अपनी सीट पर ही भूल गया है। उसने कैमरा उठाया और उसे देने के लिए विशाल के पीछे बाहर निकल गई। पार्किंग एरिया में पहुंचकर उसने देखा कि विशाल अपने दोस्तों से बात कर रहा था। अनंत ने उसे समझाते हुए कहा, अरे यार, जब तू उसे इतना पसंद करता ही है तो किस बात का इंतजार कर रहा है? अब बोल भी दे उसे कि तुझे उससे प्यार हो गया है। मैं 100% श्योर हूँ कि वो तुझे मना नहीं करेगी। विशाल बोला, नहीं यार, मुझे लगता है कि अभी जल्दी होगा बहुत। युवराज ने आंख दबाते हुए कहा, तू बेकार में इतना सोच रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और फिर देख खुद को, इतने हैंडसम लड़के को कौन लड़की मना करेगी? विशाल बोला, नहीं युवराज,
वो ऐसी नहीं है और मुझे लगता है कि अभी ये बात बताना सही नहीं है। अब तुम लोग बताओ मैं क्या करूं? विशाल ने पूछा, लेकिन उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। विशाल बोला, तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे और मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? विशाल ने हैरानी से बोला। युवराज ने उसे इशारों से पीछे की ओर मुड़ने को कहा। जैसे ही विशाल ने पीछे मुड़कर देखा तो मायरा ठीक उसके पीछे खड़ी थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। विशाल ये देखकर घबरा गया। बोला, मायरा मेरी बात तो सुनो। मायरा बोली, चुप, एकदम चुप। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो। देखो विशाल, मैं एक बात तुम्हें अच्छी तरह से बता देना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है और तुम अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बिठा लो। और दूसरी बात कि आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती कभी भी, और तुम भी ऐसी कोई कोशिश मत करना। इसे हमारी आखिरी मुलाकात समझना। इतना कहकर मायरा विशाल के हाथ में कैमरा देकर गुस्से से चली गई। विशाल मायरा मायरा चिल्लाता रहा। बोला, मेरी बात तो सुनो। विशाल ने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन उसने नहीं सुना। आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।